हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमैया है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल टोडा में टीचर हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से अप्रैल 1945 में हिटलर और उसके साथी जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं और मई में जो है जर्मनी सरेंडर करता है अलाइज के हाथों। और उसके बाद जो है जब ये जर्मनी की डिफ़ीट हो जाती है तो जो ट्रीटमेंट जर्मनी को दिया जाता है वो काफ़ी लीनियंट होता है, जिसकी कारण यही होता है कि दोबारा से जर्मनी जो है वो वैसा ना करे जो उन्होंने आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हार्श ट्रीटमेंट के बाद किया था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ ट्रीटमेंट क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था और जर्मनी का जो राजा था वो स्टोन को एब्डिकेट कर लेता है। वेमर रिपब्लिक जो है वो पावर में आती है, लेकिन वेमर रिपब्लिक जो है लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जो वर्सेल्स में जो ट्रीटी की गई होती है और जो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी होती है जिसमें वॉर गिल्ट क्लॉज होते हैं और जिसकी वजह से जो जर्मनी है अपना बहुत सारे एरिया को, इंडस्ट्रियल टाउन्स को, टेरिटरीज़ को, ओवरसीज़ टेरिटरीज़ को, इवन पॉपुलेशन को खो देता है और उन्हें वॉर कंपनसेशन तक देनी पड़ती है। इसीलिए लोग जो हैं वो वेमर रिपब्लिक को नवंबर क्रिमिनल्स तक कह देते थे मजाक मजाक में। तो अब क्योंकि वेमर रिपब्लिक जो है वो पॉपुलर नहीं होती है उस तरह से और उनकी जो है कॉन्टिन्यूटी में ही फाइट चलती रहती है, जो लोग जो हैं रेडिकल्स होते हैं जो चेंज चाह रहे होते हैं ऑन सोवियत स्टाइल। तो इसी बीच जो है राइज हमें देखने को मिलता है हिटलर का। तो आज की क्लास में जो है हम देखेंगे कि हिटलर कैसे पावर में आया और पावर में आके जो नाजी आइडियोलॉजी है जो कि हिटलर की ही आइडियोलॉजी है और उसकी पार्टी नाजी पार्टी की भी आइडियोलॉजी है, वो कैसे जो है जर्मनी को शेप करती है आने वाले सालों में। अब हिटलर कौन था? हिटलर जो है पैदा होता है 1889 में ऑस्ट्रिया में और ड्यूरिंग ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो आर्मी में काम करता है, वो आर्मी को ज्वाइन करता है। और जब वॉर ख़त्म हो जाती है तो वो जो है वो ज्वाइन करता है एक पार्टी को जो कि जिस पार्टी का नाम होता है जर्मन वर्कर्स पार्टी। और बाद में ये इस पार्टी का नाम जो है वो चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर देता है, जिसको बाद में हम नाजी पार्टी कहेंगे। इसी पार्टी को जो है बाद में रीनेम किया जाता है नाजी पार्टी। अब क्योंकि अब नाजीज़ जो हैं वो पावर में आते हैं थ्रू प्रोपेगेंडा, सिंबल, रैलीज, प्रोमिसेस ऑफ जॉब्स, नेशनल प्राइड। नाजीज़ प्रोपेगेंडा क्या होता है? जब जो हिटलर जो है वो उसकी ना स्पीच बहुत ख़ास होती है, मतलब उसकी जो स्पीच होती है वो बहुत पावरफुल होती है और वो एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर होता है। उसके वर्ड्स में जो पैशन होता है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अब वो वादा करता है लोगों से कि वो एक मजबूत नेशन बनाएगा और जो उनके साथ ट्रीटी जो हुई है वर्सेल्स में, जो इनजस्टिस उसके साथ हुआ है जर्मनी के साथ, वो उसको अनडू कर देगा। और अब लोग जो है उन्हें वादा किया जाता है कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो फ्यूचर है ये जर्मनी के यूथ का वो सिक्योर होगा। तो और जितना भी जो फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं जो जर्मनी के साथ जो भी बुरा हो रहा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब एक नए तरह की जो पॉलिटिकल स्टाइल जो है हिटलर अडॉप्ट करता है और जिसमें जो है वो लोग क्या करते हैं, सिंबल्स, रैलीज़, ये जो है बड़ा ही कॉमन, जैसे नाजी सैल्यूट, बड़े बड़े वो स्पेक्टेकल, मास मोबिलाइजेशन करना। और मतलब नाजी सैल्यूट जो है स्वास्तिका के साइन, रेड बैनर्स
और मतलब हर जैसे ही वो कोई स्पीच करेगा उसके बाद जो तालियों की गड़गड़ाहट, तो ये जो है ये जो मतलब जो सीन्स होते थे बहुत ही पावरफुल होते थे और लोग जो हैं बहुत ही आकर्षित हो रहे थे हिटलर की तरफ कि हिटलर तो कोई मसीहा है जो आके सब कुछ चेंज कर देगा और सारा कुछ ठीक कर देगा जो जो जर्मनी के साथ गलत हुआ है। अब हिटलर जो है 1923 में अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है पावर को अपने हाथ में लेने की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है और जिसके बाद वो अरेस्ट कर लिया जाता है ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन होता है देशद्रोही के चार्जेस में इसको अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में इसको छोड़ भी दिया जाता है। अब क्योंकि जो नाजीज़ जो होते हैं ना पहले वो इतने पॉपुलर नहीं होते हैं, तो इन्हें जो है जब इलेक्शंस होते हैं 1928 में तो उन्हें सिर्फ 2.6% जो है वोटिंग शेयर मिलता है। हम जानते हैं कि जर्मनी जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है वो ये पावर में शेयर मिलता है, तो उन्हें सिर्फ 2.6% ही जो है वोट्स मिलते हैं इलेक्शंस में। तो जर्मनी में जब फिर से इलेक्शंस होते हैं 1932 में, तो जर्मनी उस टाइम तक जो है सबसे बड़ी पार्टी बन चुका होता है। ये जर्मनी में जो नाजीज़ हैं वो सबसे बड़ी पार्टी बन चुके होते हैं और इन्हें जो है 37% ऑफ वोट्स जो हैं ये प्रोपोर्शन इनको मिलता है, जिसके बाद जो है हिटलर को चांसलर बनाया जाता है। अब जिस टाइम पे जो ये हिटलर जब जेल में होता है, जो इसने ये पावर को सीज़ करने का ट्राई किया होता है 1923 में, उस टाइम पे ये जो है एक डॉक्यूमेंट लिखता है मेन कैम्प, जिसमें वो बताता है अपनी आइडियोलॉजी के बारे में, आर्यन सुप्रीमेसी के बारे में, एंटी सेमिटिज़म होता है ये जीव्स के साथ जो नफ़रत जो की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, उसे एंटी सेमिटिज़म कहा जाता है। डिक्टेटरशिप के बारे में अपने व्यूज़ देता है, नेशनलिज्म और लेबनान सरान के बारे में अपने व्यूज़ देता है। और ये व्यूज़ क्या होते हैं जो हिटलर की आइडियोलॉजी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आइडियोलॉजी को भी समझने से पहले जो है हमें देखना होगा कि हिटलर जो है जब ये चांसलर बनता है, चांसलर यानी जो हाईएस्ट पोजीशन होती है जो ये जर्मनी में वो चांसलरशिप की होती है, तो वो उसे ऑफ़र की जाती है। जब इलेक्शंस जीतते हैं वो 37% जो प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स उन्हें मिलता है 1933 में, तो उसे जो है वहाँ का प्रेसिडेंट जो है हिडेनबर्ग जो है वो चांसलरशिप ये ऑफ़र करते हैं, जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की हाईएस्ट पोजीशन होती है। अब इस टाइम तक आते आते क्या हो जाता है, अब जैसे ये चांसलर बनते हैं ना, तो एक मिस्टीरियस फायर जो है, एक आग लग जाती है वहाँ की जो पार्लियामेंट जो रिक्सटैग होती है वहाँ पे, और जो शक है हिटलर डिक्लेयर कर देता है कि ये जो है अपोजिशन ने किया, तो अब हमें जो है ख़तरा है, इसीलिए वो जो है सस्पेंड कर लेता है पार्लियामेंट को ही। अब हमने देखा था कि जो वेमर रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे। जो आर्टिकल 48 था जो डिसमिस करने के राइट्स देता था, एनेबलिंग एक्ट था, अब हिटलर उन्हें यूज़ करके जो है वो वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे डिसमिस कर देता है और साथ ही साथ जो है एनेबलिंग एक्ट के थ्रू जो है वो डिक्टेटरशिप वहाँ पे लागू कर देता है और वो जो है जर्मनी का नया डिक्टेटर बन जाता है। यानी अब जर्मनी में जो है डिक्टेटरशिप आ जाती है और अब जो है वहाँ पे जितनी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उन्हें बैन कर दिया जाता है। और इसके साथ ही जो है हिटलर शुरू कर देता है अपनी कंट्री की रिकंस्ट्रक्शन। अब उसका जो विजन होता है, उनका जो विजन होता है ना, जो मीन कैम्प जो अपना डॉक्यूमेंट वो देते हैं लेबनान सरान का, एंटी सेमिटिज़म का, आर्यन सुप्रीमेसी का, अब हम इस विजन को, उसकी इस आइडियोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब नाजीज़ का वर्ल्ड व्यू क्या होता है, यानी वो किस नज़र से जो हैं वो दुनिया को देखते हैं। अब जो हिटलर भी अपनी इसमें बुक में जो है वो बताता है कि हिटलर जो हैं वो दुनिया को एक नज़र से, वो लोगों को एक नज़र से नहीं देखते, बराबर नहीं मानते, लेकिन रेशियल हायरार्की को मानते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वो रखते हैं ब्लू आइड
blue eyed, blonde hair, ब्लॉन्ड हेयर, जो नोमैडिक आर्यन जो रेस है उसे वो टॉप पे रखते हैं, और लोवेस्ट पे रखे जाते हैं जीव्स। वो रेशियल हायरार्की यानी रेशियल सुप्रीमेसी में बिलीव करते थे, और जिसके लिए वो जो हैं जो थिंकर्स होते हैं उनके जो आइडियाज़ होते हैं, उनकी जो थ्योरीज़ होती हैं उनको तोड़ मरोड़ के जो है पेश करते हैं। जैसे चार्ल्स डार्विन जो है जो थ्योरी देता है नेचुरल ये कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन की, और हर्बर्ट स्पेंसर जो कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करता है। तो इन्हीं आइडियोलॉजीज़ को तोड़ मरोड़ के जो है हिटलर प्रेजेंट करता है और अपने बिलीफ को जस्टिफाई करता है कि सिर्फ जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होगी वही सर्वाइव करेगी और जो वीकेस्ट होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसीलिए रेस की प्योरिटी को मेंटेन करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब जो हिटलर का दूसरा कंसेप्ट होता है लेबनिज़रान का, यानी जो आर्यंस हैं उनके पास ज़्यादा ज़मीन होनी चाहिए, ज़्यादा एरिया होना चाहिए, जिस वजह से उनके पास ज़्यादा लिविंग स्पेस होगा, ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। इसीलिए वो जो है अलग अलग कंट्रीज़ को जो है जीत कर जो है अपनी टेरिटरीज़ में मिलाना शुरू करता है, जिसके चलते ही वो पोलैंड में जो है पोलैंड को ऑक्यूपाई करना शुरू करते हैं ताकि वो एक सिंगल रेशियल स्टेट बना सके जहाँ पे आर्यन रेस रहती हो, जहाँ पे डिज़ायरेबल्स होंगे। और डिज़ायरेबल्स कौन लोग हैं? जो कि आर्यंस हैं। और अनडिज़ायरेबल कौन है? इवन आर्यंस में भी जो फिज़िकली मेंटली हैंडीकैप्ड लोग होंगे वो जो है वो अनडिज़ायरेबल हैं। जिप्सीज़ अनडिज़ायरेबल हैं, जीव्स अनडिज़ायरेबल हैं। और जीव्स जो है सबसे वर्स्ट हिट होते हैं। जर्मनी में सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट हिट होते हैं वो जीव्स होते हैं, और इसका जो रीज़न होता है वो सदियों से इनका चला आ रहा होता है, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं वो जीव्स को मानते हैं कि उन्होंने ही जो है इनके गॉड की जो है वो मर्डर किया था, उन्हें क्रूसीफाई किया था। अब नए जो ये एरियाज़ ये क्या करते हैं इस टाइम में ना, जो 1933 से पहले ये जीव्स जो हैं, जीव्स के साथ 1933 से 38 तक जो है उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, उन्हें जो है मजबूर करते हैं कि वो मुल्क छोड़ के भाग जाएं। और नेक्स्ट फेज़ में जो कि 1939 से 45 तक शुरू होता है, फर्स्ट फेज़ है 1933 से 1938 तक, और इस फेज़ में जो है इन्हें डराया धमकाया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है और कंट्री छोड़ने पे मजबूर किया जाता है। लेकिन जो सेकंड फेज़ होता है 1939 से लेके 45 तक का, इसमें इन्हें जो है कंसंट्रेशन कैंप्स में लेके जो है गैस चैम्बर्स में मार दिया जाता है। और ये जो किलिंग चैम्बर्स थे वो पोलैंड में बनाए जाते हैं। अब जो हिटलर का जो आइडियोलॉजी होती है, जो रेशियल सुपरियॉरिटी की वो बात करता है, एक्सपेंशन यानी लेबनिज़रम की जो बात करता है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो उसका हेट्रेड होता है जीव्स के लिए, रेशियल यूटोपिया की जो वो बात करता है, तो वहाँ पर जो है जिनोसाइड, वॉर जो है वो टू इम्पॉर्टेंट साइड्स हो जाती हैं सेम कॉइन के। अब ये क्या करते हैं कि इवन जहाँ पे पोलैंड के ऊपर ये जो कब्ज़ा कर रहे होते हैं, पोलैंड को जो है ये ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी जो है ये पॉलिश फैमिलीज़ में भी जो ब्लॉन्ड बच्चे होते हैं उनको भी ला के जो है जर्मन फैमिलीज़ में जो है दे देते हैं लोगों को। अब यूथ कैसा होता है नाज़ी जर्मनी में? यूथ जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाज़ी जर्मनी में, क्योंकि यूथ जो है किसी भी कंट्री का फ्यूचर होता है। अब नाज़ीज़ के अंडर जो है स्कूल किस तरह से होते हैं? सबसे पहले तो स्कूल्स को क्लीन किया जाता है, क्लेंस्ड किया जाता है और प्यूरिफाई किया जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो भी जीव्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, अनडिज़ायरेबल्स होते हैं या कोई जिप्सीज़ होंगे, तो उन सब को जो है वहाँ से निकाल दिया जाता है। या अगर कोई भी जो जीव्स के बच्चे हैं, ये जो फिज़िकली जो
अनफिट हैं, उन्हें भी जो है स्कूलों से निकाल दिया जाता है और स्कूल्स जो हैं खाली नाजी जो डिज़ायरेबल होते हैं, जो डिज़ायरेबल जो ये हैं जर्मन्स हैं, जो गुड जर्मन्स जिन्हें कहा जा रहा है, उन्हीं को जो है स्कूल्स में पढ़ने का मौका मिल रहा था। अब वहाँ पे क्या हो रहा था, जो स्कूल्स में जो बच्चे थे जिनको गुड जर्मन कहा जा रहा था, गुड जर्मन अब कौन है, वो लोग हैं जो प्योर रेस हैं, प्योर जो जर्मन जो आर्यन रेस हैं, उन लोगों को जो है गुड जर्मन का खिताब मिल रहा था, गुड जर्मन चिल्ड्रन का खिताब मिल रहा था और उन्हें ही नाजी स्कूलिंग का मौका मिल रहा था। उन्हें आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जा रही थी, टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनके लिए दोबारा लिखी जाती हैं, रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो नाजीज़ जो किल कर रहे होते हैं, नाजीज़ जो हैं जो किल कर रहे होते हैं जीव्स के बच्चों को, जिप्सीज़ को, अनडिज़ायरेबल्स को, उसको वो जस्टिफाई कर सकें। इसलिए उन्हें जो है रेशियल साइंस जो है उनके सब्जेक्ट्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, इसके साथ ही जो मतलब स्पोर्ट्स, इवन जो स्पोर्ट्स वगैरह जो स्कूलों में इंट्रोड्यूस की जाती हैं, वो एग्रेसिव तरह के स्पोर्ट्स जो हैं बच्चों को खिलवाए जाते हैं और हिटलर को लगता है जैसे बॉक्सिंग जो है वो बच्चों के लिए, बॉक्सिंग जो है बच्चों के लिए बेटर रहेगी। क्यों? क्योंकि बच्चे इससे मस्कुलाइन बनेंगे और आयरन हार्टेड बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और बच्चों को सिखाया जाता है कि वो कैसे जो हैं हिटलर के लिए जो है लॉयल और सबमिसिव बने रहेंगे, और जो लॉयल और सबमिसिव रहेंगे और जीव्स के साथ नफ़रत करेंगे वही जो है गुड जर्मन चिल्ड्रन होंगे। अब यूथ जो है उनके लिए कंपलसरी कर दिया जाता है कि 14 साल की उम्र में उन्हें नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, जो उन्हें ट्रेन करेगी हिटलर के लिए लॉयल रहने के लिए और जीव्स के साथ नफ़रत करने के लिए। और जो यूथ लीग ये होती है नाजीज़ की, जो कि 1922 में बनती है और उसे हिटलर्स यूथ नाम रख दिया जाता है, वही एक अलाउड होती है यूथ पार्टीज़ में, बाकी सबको बैन कर दिया जाता है। और ये पार्टी भी जो है ट्रेन करती है सबमिसिव और जो सबमिसिव ये बनने के लिए टुवर्ड्स हिटलर। अब नाजी कल्ट जो होता है मदरहुड का, अब नाजीज़ जो हैं उनके लिए औरत को वो कैसे देखते हैं, और नाजीज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली बच्चों को ये पढ़ाते थे कि जो औरत और मर्द है वो रेडिकली डिफरेंट हैं। मर्द जो हैं उन्हें मस्कुलाइन एग्रेसिव होना है, जबकि औरत का काम है वो शादी करे और प्योर ब्लड जो आर्यन हैं उन्हें रेज करे, यानी बच्चे पैदा करे और एक अच्छी माँ बने। और जो फाइट हो रही थी जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी वहाँ पे जो इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन के लिए, उसे ये कहते हैं कि वो गलत है, वो जो है वो सोसाइटी को डिस्टर्ब कर देगी, सोसाइटी के फैब्रिक को तबाह कर देगी। अब सारी मदर्स जो होती हैं वो इक्वली ट्रीट नहीं होती हैं जर्मनी में। इवन जो मदर्स जो हैं जो रेशली डिज़ायरेबल बच्चे बोर करेंगी, जो प्योर आर्यन रेस के बच्चे वो बियर करेंगी, उन्हें जो है उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट्स मिलते थे हॉस्पिटल में, उन्हें कंसेशंस मिलती थी मार्केट में, शॉपिंग पे, ये रेलवे टिकट्स पे, थिएटर टिकट्स पे, तो इवन फेयर्स में भी उनको कंसेशंस दी जाती थी। और औरतों को और ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए एनकरेज करने के लिए जो है उन्हें अवार्ड्स दिए जाते थे। ब्रोंज़ दिया जाता था उस लेडी को जो 4 बच्चे पैदा करेगी, 6 बच्चे पैदा करने वाली लेडी को सिल्वर दिया जाता था, और गोल्ड मेडल दिया जाता था उस लेडी को जो 8 या 8 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी। अब अब जो सारी की सारी आर्यन लेडीज़ होती हैं उन्हें सेम ट्रीट नहीं किया जाता है। उन्हें ऐसे ट्रेन किया जाता है कि उन्हें जीव से दूर रहना है और अपने घर का ख्याल रखना है और अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज़ जो हैं वो सिखानी है। वो बेसिकली बियरर हैं आर्यन कल्चर और रेस की। अब जो औरतें जो हैं इस फ़िलॉसफी को नहीं मानती थी या डिज़ायरेबल आर्यन बच्चे पैदा नहीं कर पाती थी, तो उन्हें जो है पनिशमेंट्स दी जाती थी, उन्हें पब्लिकली कंडेम किया जाता था
और जो जीव्स के साथ या पोल्स के साथ या रशियंस के साथ किसी भी तरह का कोई कंटेक्ट वो रखती थी, उन्हें जो है शहरों में परेड कराई जाती थी, उनके हेड शेव किए जाते थे, उनके चेहरों पे कालख पोत दी जाती थी, उनके गलों में प्ले कार्ड्स वो लटकाए जाते थे जिसमें वो होता था कि जिस पे लिखा होता था कि आई हैव स्यूड द ऑनर ऑफ नेशन। और बहुत सारी औरतों को जेल सेंटेंस हुए, सिविक ऑनर्स उनसे छीन लिए कि उनकी फैमिलीज़, उनके हस्बैंड तक ने उन्हें छोड़ दिया। अब आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा जो है वो कैसा होता है, आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा जो है वो कैसा होता है नाजी जर्मनी में। अब जो इनका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जो गोबल्स, जिसके साथ मिलके जो है हिटलर सुसाइड करता है अप्रैल 1945 में अपने बर्लिन बंकर में, वो जो है स्पेशली जो है मीडिया को यूज़ करता है, वो मीडिया को यूज़ करता है ताकि वो ग्लोरीफाई कर सके नाजीज़ के एक्शंस को, हिटलर के एक्शंस को। और वो जो है उनकी वो कोड वर्ड्स उनने रखे हुए थे ताकि किसी भी तरह से जो है वो मतलब उनकी बातों से लगे ना। मतलब वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते थे जैसे वो कहते थे कि यार किसी को मारना है उसको मर्डर नहीं कहते थे या किल वर्ड यूज़ नहीं करते थे, वो बोलते थे कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये फाइनल सोल्यूशन है। मास किलिंग्स के लिए वो यूज़ करते थे फाइनल सोल्यूशन, स्पेशल ट्रीटमेंट। और जो लोगों को जो गैस चैम्बर्स में डाला जाता था, कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला जाता था, उसके लिए वो सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन जैसे वर्ड यूज़ करते थे। या फिर जो ये कंसंट्रेशन कैंप्स में जो गैस चैम्बर्स होते हैं जहाँ पे लोगों को मार दिया जाता है, जो कि ऐसे लगता था बाथरूम है और वहाँ पे एक शावर है जहाँ पे लोग नहा के जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन वहाँ पे बेसिकली गैस को छोड़ा जाता था जिसमें लोगों को मारा जाता था, तो उन्हें लेबल किया जाता था डिसइंफेक्शन एरियाज़। तो मीडिया जो है वो जो ये रजाइम होती है इसको वर्ल्ड वाइड जो है पॉपुलर करती है। नाजीज़ आइडियाज़ को जो है इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, इनके थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू जो है वो जो है सर्कुलेट किया जाता है ताकि हिटलर को ग्लोरीफाई किया जा सके। और जीव्स को जो है जितना ज़्यादा ये ह्यूमिलेट कर सकते थे ये ह्यूमिलेट करते हैं। और जो ऑर्डिनरी लोग थे, जो आम लोग थे जर्मनी में, वो भी जो है वो इस क्राइम्स को जो है वो उस तरह से देख नहीं पाते हैं। क्योंकि इतनी जो सिक्योरिटी होती है, इतना जो कंट्रोल होता है, जो ये कंट्रोल होता है हिटलर का, कंट्रोल होता है जो हिटलर का। इवन हिटलर ने जो है वो सीक्रेट पुलिस तक लगा के रखी होती है जो लोगों को जो है कंसंट्रेशन कैंप्स तक लेके जाती है। और जीव्स को जो है जर्मनी में बहुत ज़्यादा पर्सिक्यूट किया जाता है। बेसिकली जीव्स के साथ जो है फेजेस में जो है ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट फेज़ में उन्हें आइसोलेट किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और सेकंड फेज़ में जो है उन्हें सेग्रीगेट जो है किया जाता है और उन्हें जो है कंसंट्रेशन कैंप्स में लेके, गैस चैम्बर्स में लेके जो है वो मार दिया जाता है। होलोकॉस्ट जो आता है वो है कि किस तरह से 6 मिलियन जीव्स को जो है मारा गया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और फिर वर्ल्ड वॉर जैसे ये स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था, जब हेलमट जो है अपने पापा को सुसाइड ये करते हुए देख लेता है। एक्चुअली पापा को नहीं देखता, उनके कपड़ों को जलाते हुए देख लेता है, जो उसके पापा की यूनिफॉर्म होती है जो खून से लथपथ होती है। जहाँ पे जो हमारी जो कहानी है, जो हमारी ये लेसन है वो स्टार्ट हुआ था। तो वो जो है स्टार्ट ही होती है वॉर जर्मनी के इन्वेजन ऑफ पोलैंड से। यानी जर्मनी जो है इन्वेड करता है पोलैंड को 1939 में, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है स्टार्ट हो जाती है, जो कि पूरे यूरोप में फैल जाती है। और फिर जर्मनी जो है आखिर में 1945 में आके सरेंडर कर देता है, मई 1945 में आके। लेकिन मई से पहले ही जो है अप्रैल में जो है हिटलर और उसके साथी जो है सुसाइड कर लेते हैं बर्लिन बंकर में, इसी डर से, इन्हीं क्राइम्स के डर से जो इन लोगों ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड किए होते हैं।
क्योंकि अब वो एप्रीहेंड कर रहे होते हैं कि उन्हें भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगा जो उन्होंने जो है वर्ल्ड वॉर के दौरान जिप्सीज़ के साथ, जीव्स के साथ, पॉलिश सिविलियंस के साथ, अनडिज़ायरेबल जो जर्मन्स थे उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया, उसके चलते अब तो जो है अलाइज उन्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो पहले ही जो है सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाई जाती है, वो कोई भी हार्श ट्रीटी जो है साइन नहीं करती है जर्मनी के साथ, इसी कारण से, क्योंकि जो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 1 में जो हार्श ट्रीटीज़ वो जर्मनी के साथ साइन कर चुके थे, यानी जिसकी वजह से जो है जो गिल्ड क्लॉज था, जो वॉर कंपनसेशंस थी, या जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ छीने गए थे जर्मनी से, जो ह्यूमिलेशन जर्मनी ने फेस की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसके चलते जो है ये सारे कंडीशंस बनते हैं और हिटलर का राइज होता है। जर्मनी जो है डेमोक्रेसी से, पहले मोनार्की से डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ मूव करती है। इस बार जो है अलाइज जो है ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, इसीलिए जर्मनी के साथ जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा ये नरम रखा जाता है, उन्हें कोई ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। और इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो प्रोपेगेंडा है उससे हिटलर की राइज़ होती है, और नाजिज़म से डिक्टेटरशिप जो है वो आती है, नाजिज़म जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ जाता है, और डिक्टेटरशिप में जेनोसाइड, वॉर जो है वो शुरू हो जाती है। इसीलिए हिस्ट्री जो है हमें रिमाइंड करती है कि हमें अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।